गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल मुलाकात में। आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, आप में से जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं अपना नवंबर 2025 का जेआईबी एग्जामिनेशन, आपका जो फर्स्ट पेपर है इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें मॉड्यूल वाइज क्या वेटेज है, कौन सा मॉड्यूल कितना कवर करता है, कौन सा मॉड्यूल कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर हमारी पूरी चर्चा होगी। क्यों ये जानना आवश्यक है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। अगर आप अभी जो मई में आपका पेपर बीता है जेआईबी का, उसे देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पेपर थोड़ा तो आसान रहा, लेकिन उसके बाद जो सारे पेपर्स थे वो बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछे गए। आप आरबीडब्ल्यूएम का पेपर ले लें, पीपीबी ले लें या आप एफएम ले लें, वो सारे पेपर्स थोड़े कॉन्सेप्चुअल पूछे गए थे और थोड़े कठिन पूछे गए थे। कुछ कमोबेश यही हालत जो है 2024 के दोनों पेपर में रहा है। तो चूंकि इस बार इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आसान पूछा गया, इसलिए इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है इस बार के एग्जामिनेशन में कि बाकी पेपर्स हो सकता है थोड़े इजी हो जाए, ये पेपर थोड़ा कठिन हो सकता है। और ये पहला ही पेपर आपका है, तो अगर पहला पेपर आपने ठीक से तैयार नहीं किया या किसी वजह से पहला पेपर अगर आपका खराब हो जाता है, तो बाकी के जो बचे हुए पेपर्स हैं कुछ कैंडिडेट के साथ उन पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है। या कई बार ऐसा होता है जब पहला पेपर हमारा खराब हो गया है तो फिर बाकी पेपर छोड़ देते हैं या नेक्स्ट अटेम्प्ट दे देंगे। तो ये सारी स्थितियां नहीं बननी चाहिए और ये होगा भी नहीं, क्योंकि जेआईबी इतना टफ एग्जामिनेशन नहीं है कि आपके सामने ये समस्या है। लेकिन फिर भी अब ये देखा जा रहा है कि आईएबीएफ बहुत सारे एग्जामिनेशन, अब जो बहुत सारे पेपर्स हैं, जैसे मैंने भी को एग्जांपल दिया 3 पेपर्स का, वो बहुत कॉन्सेप्चुअल बना रहा है। तो अब ये संभावना धीरे धीरे कम होती चली जा रही है कि सिर्फ एमसीक्यू तैयार करके हम पेपर को क्लियर कर लेंगे, ये संभावना बहुत कम हो गई। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है और यही रीजन है कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा मॉड्यूल कितने क्वेश्चंस बनाता है, किस मॉड्यूल का कितना वेटेज है, कौन सा हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर। आज तो मैं आपसे ये चर्चा कर रहा हूं कि क्या क्या मॉड्यूल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगली मेरी जो मुलाकात होगी, जो नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, वो मैं कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करूंगा इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंस सिस्टम का। कौन से पेपर, कौन से मॉड्यूल में कौन सी यूनिट है, उसमें क्या पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, लास्ट ईयर वहां से कैसे क्वेश्चंस बने हैं, तो वो हम सिलेबस डिस्कशन में भी उसको एक बार चर्चा में लाएंगे। तो इसके बाद जो हमारी चर्चा होगी, जो अगली मुलाकात में होगी, हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। आज हम देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज हम चर्चा करेंगे कि मॉड्यूल वाइज क्या वेटेज है। आईएनआईएफएस जो आपका पहला पेपर है, इसमें कुल 4 मॉड्यूल आपको मिलने वाले हैं। मॉड्यूल ए बी सी डी, इस नाम से आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे, जिनमें पहले के जो 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल ए और बी, वो इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल है। मॉड्यूल बी और सी फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है, इसलिए इस पूरे पेपर का नाम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है। अब एक एक करके बातचीत करते चलते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं मॉड्यूल ए। मॉड्यूल ए में आपको कुल ये 11 यूनिट मिलने वाली हैं। मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी भी आपके सामने, यहां पर मैंने सारे टॉपिक भी लिख दिए हैं। मॉड्यूल बी में कुल आपको 8 यूनिट मिलेंगे। तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी, ये इंडियन इकोनॉमी का मॉड्यूल है। इसका मतलब इसके जो टॉपिक्स हैं वो लगभग लगभग 90 to 90% इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक है, जबकि मॉड्यूल सी और डी में आपको सारे टॉपिक इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मिलेंगे। मॉड्यूल ए की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा बेसिक सा मॉड्यूल है। बेसिक से मॉड्यूल का मतलब ये है कि इसमें बड़े बेसिक टॉपिक दिए गए, कोई बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, तुलनात्मक रूप से ये आसान मॉड्यूल है। लेकिन अगर मैं कम से कम पिछले 2-3 एग्जामिनेशन की बात करूं, अगर हम बहुत पीछे ना जाए, अभी अगर हम 2025 में एग्जामिनेशन की बात करें, 2024 का मई जून और अक्टूबर नवंबर वाले एग्जाम की बात करें, तो वहां इन दोनों में मॉड्यूल ए से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मॉड्यूल ए में कितना वेटेज बनता है, कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताता चलता हूं। अगर मैं मॉड्यूल ए के वेटेज की बात करूं, तो ये बहुत आराम से बाबू 15 से 20% का वेटेज बनाता है। सबसे पहले तो वेटेज समझ लीजिए, यानी 15 से 20 क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे जाते हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, कोई माइनस मार्किंग है नहीं। तो 15 से 20%, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है, 20 से 22% भी हो सकता है, 15 से 14% भी हो सकता है, 13% भी हो सकता है, लेकिन वो इसके बीच में ही रहते हैं। क्लियर है? तो 15 से 20% के आसपास इसमें क्वेश्चन बनता है। पिछले 3 एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं, और 15 से 20% में अगर मैं पिछले 3 एग्जामिनेशन में बात करूं तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा ही पूछे गए हैं। 2023 में थोड़ा सा यहां से कम क्वेश्चन पूछा गया था, जब ये पेपर नया जुड़ा है, क्योंकि 2023 के पहले ये पेपर था नहीं। 2023 में जब पेपर का पैटर्न चेंज हुआ, कुछ नए सिलेबस जोड़े गए, तो सब्जेक्ट जोड़े गए, आरबीडब्ल्यूएम नया जुड़ा, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम नया पेपर जुड़ा, तो ये 2023 में यहां से थोड़े कम क्वेश्चन थे। लेकिन 2024 और 2025 का जो पेपर बीता है, उसमें 15 से ज्यादा ही क्वेश्चन रहे हैं इस मॉड्यूल से। तो ये मॉड्यूल अगर आपके 100 नंबर के पेपर में 15-20% का एक ही मॉड्यूल कवर कर रहा है, तो अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसकी भी पूरी संभावना है कि अगले एग्जामिनेशन में ये 20% से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 15 से 20% ये रहेगा ही रहेगा। अब कौन कौन सा इसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस इस बार बने हुए हैं। देखिए, ओवरव्यू इन इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन वैसे बनते नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इस बार बना भी नहीं था और लास्ट ईयर भी नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए अभी आज मैं सिर्फ आपको वेटेज बता दे रहा हूं, हर टॉपिक का क्या कंटेंट है, हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं। जब हम डिटेल सिलेबस डिस्कशन करेंगे अगली मुलाकात में, तो मैं वहां से आपसे डिस्कशन करूंगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से इस बार एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एक दो क्वेश्चंस आपका बनाता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, नीति आयोग, इस बार क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बार क्वेश्चन नहीं बना। प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई से दो क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बना हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, लास्ट ईयर यहां से क्वेश्चन बना था, इस साल यहां से क्वेश्चन बना नहीं, यानी लेकिन यहां से भी एक से दो क्वेश्चन बहुत आराम से पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों आप एक साथ पढ़िए, जब भी पढ़िएगा यहां से आराम से दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो बाकी के आपके टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, एफपीआई, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। जो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है आप इसे देखते हैं, तो यहां से इस बार क्वेश्चन बना है। ये सारे जो है भैया, ये 2025 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं यहां से। क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यहां से भी क्वेश्चन बना है, 2024 में भी क्वेश्चन बना था, 2025 में भी यहां से क्वेश्चंस बने हुए हैं। क्लियर है? तो यहां से जो आपको वेटेज मिलने वाला है वो मिलने वाला है 15 से 20%। और ये ऐसा टॉपिक है बाबू कि इसको आप जरूर तैयार करिएगा। और अभी चूंकि आपके पास समय है, 2 नवंबर को आपका पहला पेपर ये पड़ रहा है, अगर हम नवंबर वाले साइकिल की बात करें तो, और 2 नवंबर को आपका एग्जाम है। अगर आप अभी भी इसको ठीक से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो बहुत आराम से ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अभी आपके पास सफिशिएंट समय है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं मॉड्यूल बी में। मॉड्यूल बी, अगर मैं इन दोनों मॉड्यूल की बात करूं तो ये आपका इजी मॉड्यूल है, इसको मैं टफ मॉड्यूल में नहीं रखता, क्योंकि कोई टॉपिक ऐसा बहुत ज्यादा टफ है नहीं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूंगा, मॉड्यूल बी की बात करूंगा, तो ये आपका जो मॉड्यूल है ये आपका मॉडरेट मॉड्यूल है। क्लियर है? तो मैं इसको मॉडरेट टू टफ में रखता हूं, क्योंकि इसके कुछ टॉपिक बहुत कठिन है, जैसे थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल अकाउंट, ये सब थोड़े से आपके टफ टॉपिक हैं। इसका भी लेकिन जो वेटेज है बाबू, वो 15 से 20% का वेटेज बहुत आराम से इसका भी है। क्लियर है? थोड़ा कमोबेश इसमें भी 15 से 20%, 20 से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन अभी हुए नहीं है, लेकिन 15 से ऊपर क्वेश्चन रहे ही रहे हैं। लास्ट ईयर और इस साल में एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो यहां से खूब सारे क्वेश्चंस बने हैं। कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं? थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कवर हुआ है, बिजनेस साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछे गए थे, इस साल भी पूछे गए। एक क्वेश्चन आपका यहां से पूछा गया है। सप्लाई एंड डिमांड से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आराम से बनते हैं, इस साल भी बने हुए हैं। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन से भी क्वेश्चन आराम से 3 क्वेश्चन के आसपास यहां भी बना हुआ था इस बार, अगर मैं इस एग्जामिनेशन की बात करूं तो। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी से इस बार क्वेश्चन बना है, मॉनेटरी पॉलिसी से एक क्वेश्चन बना था, फिस्कल पॉलिसी से क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन यहां से बने हैं। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, जीडीपी कॉन्सेप्ट से इस बार क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन बजट से यहां से क्वेश्चन बना हुआ था। तो ये जो आपका टॉपिक है, मैंने जो, और ये जो आपके यहां पर 8 टॉपिक मॉड्यूल बी में दिखाई दे रहे हैं, मैंने यहां पर वो टॉपिक्स बताए जिनसे इस बार क्वेश्चन बना है। लेकिन ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत आराम से हर एक टॉपिक से एक एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मॉड्यूल है ये तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कठिन मॉड्यूल है, अगर मॉड्यूल ए की तुलना करेंगे, क्योंकि इसमें से जो ज्यादातर आपके टॉपिक्स है वो कोर इकोनॉमी के टॉपिक है। यानी अगर आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड में नहीं रहा है, इकोनॉमी विषय अगर आपका नहीं रहा है, आप बीकॉम से नहीं आ रहे, कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, तो जब भी इसे आप पढ़िएगा तो थोड़ा सा इत्मीनान से रुक के पढ़िएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉड्यूल ए की तुलना में कठिन है। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, आज हम सिर्फ वेटेज की बात कर रहे हैं, हम डिटेल सिलेबस की अलग से बात करेंगे। ये अलग अलग क्यों चर्चा की जा रही है? ताकि आपके साथ बहुत लंबा वीडियो ना हो, आपको दोनों बातें अलग अलग बताई जाए, आप इत्मीनान से दोनों को समझ पाए, क्या आपको तैयार करना है, कैसे आपको तैयार करना है। अब आते हैं मॉड्यूल सी में। मॉड्यूल सी ये कंप्लीट थ्योरी का मॉड्यूल है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कोई चीज नहीं है, ये जो है कंप्लीट आपका थ्योरी का मॉड्यूल है बाबू। और इसका जो वेटेज है, ये मैं आपको पिछले 3 एग्जाम की बात बता रहा हूं, मतलब जो अभी बीता है मई जून वाला एग्जाम, जो लास्ट के दोनों साइकिल के एग्जाम है उनकी भी बात मैं करूं, और अगर 2023 में ले लूं तो सारे मॉड्यूल में, मॉड्यूल ए बी सी डी की तुलना में जो मॉड्यूल सी है, इससे सबसे कम क्वेश्चन बने हुए हैं, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो मैं इसका वेटेज आराम से 10 से 15% रख सकता हूं, इससे ज्यादा इससे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। 10 के आसपास क्वेश्चन यहां से बने, इससे सबसे कम क्वेश्चंस बने हुए हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस है, एनबीएफसीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है। अब जो थोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज है, इस पर ध्यान दीजिएगा।
इंश्योरेंस कंपनीज में बात कर रहा हूं 2023 वाले एग्जाम की, जब ये पेपर पहली बार जुड़ा। तो इंश्योरेंस, आपको इंश्योरेंस नाम से दो टॉपिक मिलेंगे, एक तो मॉड्यूल सी में मिलेगा और एक आपको मिलेगा मॉड्यूल डी में इंश्योरेंस प्रोडक्ट के नाम से। यहां पर देखिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट के नाम से आपको टॉपिक मिला है। तो मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी के ये टॉपिक मिला के, मतलब 2023 में इंश्योरेंस से कम अकेले इंश्योरेंस से ही 10-11 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेंशन को मिला लें तो 15 से 16 क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 के दोनों पेपर में ऐसा हुआ। 2024 में भी इंश्योरेंस से क्वेश्चन आया। तो अगर इन सारे टॉपिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मॉड्यूल सी वाले इंश्योरेंस इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉड्यूल डी में जो आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट नाम से टॉपिक मिलेगा वहां से क्वेश्चन ज्यादा है। तो कुल मिलाकर इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 से 15% का इसका वेटेज है। अब यहां पर आपके दो टॉपिक है बाबू, जो बड़े टॉपिक है, बाकी सारे टॉपिक सारे इसमें थोड़े लेंदी हैं, लेकिन जब हम दो टॉपिक की बात करते हैं तो वो थोड़े से लेंदी टॉपिक है। तो इनसे भी लेंदी टॉपिक है, वो आपका इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है। इस टॉपिक में भारत के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उनके लिए एक सामान्य सी जो गाइडलाइंस है वो दी गई है। बैंकिंग लॉज में आपको दो लॉ पढ़ने होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 और बीआर एक्ट 1949। बीआर एक्ट और आरबीआई एक्ट के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं बस उनकी यहां पर जानकारी दी गई है। थोड़े कम क्वेश्चंस इससे बने हैं, लेकिन इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड बैंक से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से, पेमेंट बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से, लोकल एरिया बैंक से इस बार क्वेश्चन बना हुआ है। अभी अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 में यहां से लोकल एरिया बैंक से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स, यहां से क्वेश्चन 2023 में भी नहीं बना, 24 में भी नहीं बना, 25 में भी नहीं बना है। रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन बना हुआ था 2024 में। बाकी तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर एंड देयर रूल्स, अगर मैं इसको छोड़ दूं, बैंकिंग लॉस से भी ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं। अगर इन दो टॉपिक को छोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस बने, लेकिन यहाँ एक ही दो क्वेश्चन बने। जैसे मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी में आपने देखा कि कुछ टॉपिक ऐसे जहां से 3-3 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तीन तो बनेंगे ही बनेंगे। यहां पर आपको ऐसा टॉपिक दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका वेटेज थोड़ा कम हो जाता है, 10 से 15% ही वेटेज हो जाता है। तो अब अगर मैं आपके बाकी सारे तीनों को मिला लूं और तीनों का मैं एक औसत ले लूं, तो वहां 15 से 20% दोनों में है। तो अगर मैं 15% ले लूं और 15% में अगर इसको ले लूं, तो मॉड्यूल ए, बी और सी, है ना, क्लियर है, मॉड्यूल ए, बी और सी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। तो अगर मैं इन तीनों को ले लूं तो मॉड्यूल ए प्लस मॉड्यूल बी प्लस मॉड्यूल सी औसतन 45% के आसपास हो रहा है। तो 45 से 50% आपके जो ऊपर के तीन मॉड्यूल, इनिशियल तीन मॉड्यूल हैं, उनका वेटेज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो मॉड्यूल डी है, ये अकेले 40% से 50% के बीच में वेटेज रखता है, क्योंकि 45-50% वहां, बाकी का 45-50%, 40 से 50% का वेटेज मॉड्यूल डी से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड्यूल डी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। मॉड्यूल डी आपको हर एक टॉपिक पढ़ना है, कोशिश करिए कोई टॉपिक ना छोटे। एक दो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन कम बनता है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन ही है फाइनेंशियल मार्केट का, जो यूनिट नंबर 29 है, यहां से क्वेश्चन नहीं बना है। पैरा बैंकिंग से क्वेश्चन नहीं बनता है। जैसे बाकी सारे के सारे ऐसे टॉपिक है जिनसे सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन बहुत आराम से बनते ही बनते हैं। एक से दो क्वेश्चन, कुछ टॉपिक है जिनसे तीन क्वेश्चन भी बन सकता है। फैक्टोरिंग, फोरफिटिंग, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड, इनसे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। वेंचर कैपिटल से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इंश्योरेंस से प्रोडक्ट से मैंने आपको बताया कि 2023 में अकेले इस टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट और पेंशन प्रोडक्ट, ये दोनों यही दोनों टॉपिक मिला के आपके कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बहुत आराम से बना सकते हैं। ये दो टॉपिक और बने हुए हैं यहां से। तो इसके सारे के सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे भैया टॉपिक की, अगर आप टोटल संख्या देखेंगे तो आपको लगभग लगभग 17 टॉपिक यहां पर मिल रहे हैं। क्लियर है। तो अगर मैं हर टॉपिक से औसतन दो दो क्वेश्चन ही बनाऊं, सिर्फ दो दो क्वेश्चन बनाऊं, तो भी 17 दूना 34, यानी 34-35 क्वेश्चन ऐसे ही यहां से हो जा रहे हैं। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आराम से बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इंश्योरेंस प्रोडक्ट और पेंशन प्रोडक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए जो इसका वेटेज है वो 40 से 50% के बीच में पहुंच जाता है। मॉड्यूल डी के इंपॉर्टेंट होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें नंबर ऑफ यूनिट ही ज्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा होंगी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा बनेंगे। जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे वो अपने आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाएगा। इसीलिए मॉड्यूल डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला कारण तो ये है कि यूनिट ज्यादा है। दूसरा कारण ये है कि इसके टॉपिक भी हैं जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के हैं, जो अपने आप में महत्वपूर्ण बहुत हैं। तो इस वजह से मॉड्यूल डी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मॉड्यूल डी में मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पैरा बैंकिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं।
बाकी ऐसे टॉपिक है, रियल एस्टेट से 2023 के दूसरे वाली साइकिल में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी रीट से क्वेश्चन बना था, रीट और रिनवीट दोनों से क्वेश्चन बना हुआ था। बाकी ऐसे सारे टॉपिक है बाबू, जिनसे मैं आराम से कह सकता हूं कि हर टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए ये कह देना कि ये टॉपिक छोड़ देना, ये टॉपिक मत पढ़ना, ये बेईमानी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना, और अभी आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय भी है। आपके पास अभी पूरा जुलाई पड़ा हुआ है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर है, 2 नवंबर का आपका पेपर है। क्लियर है? तो लगभग लगभग आपके पास 4 महीने हैं। अगर आप इसमें 1 महीने भी देखो, क्योंकि आपके पास इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, आपको आरबीडब्ल्यूएम भी तैयार करना है, एफएम भी तैयार करना है, पीपीबी भी आपको तैयार करना है, और आपको सब पेपर में समय देना है ठीक से। लेकिन अगर आप इनको ठीक से अभी भी इत्मीनान से पढ़ेंगे तो मोर देन सफिशिएंट टाइम आपके पास है, बहुत पर्याप्त समय। इसलिए कोई टॉपिक इसमें से आपको ड्रॉप नहीं करना है, ये वेटेज आपका बन रहा है। अब मॉड्यूल डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ये कतई मतलब मत समझिएगा कि बाकी सारे मॉड्यूल से क्वेश्चन बनेंगे नहीं। जितना वेटेज मैंने आपसे बताया, सबसे इतने क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो ये है आपका मॉड्यूल वाइज क्या वेटेज होगा आपके एग्जामिनेशन में। कंप्लीट डिस्कशन मैंने आपसे किया। मॉड्यूल ए का क्या वेटेज है, 15 से 20%। मॉड्यूल बी का भी वेटेज लगभग लगभग 15 से 20% उतना ही है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 15 क्वेश्चन तो आराम से पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले एग्जामिनेशन में पूछा गया। मॉड्यूल सी का तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम वेटेज है। लास्ट के दोनों एग्जाम के अभी तक जितने एग्जाम हुए, इसमें मॉड्यूल सी तुलनात्मक रूप से बहुत कम पूछा गया है। मॉड्यूल डी चूंकि सबसे ज्यादा यूनिट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बन के निकलता है। 40 से 45% के 50% के आसपास यहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। क्लियर? थोड़ा बहुत इसमें भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना 40 तो रहते ही रहते हैं, क्योंकि बाकी का जो आपका मॉड्यूल एबीसी है वो 45 से 50% के आसपास आपका सिलेबस कवर कर ले रहा है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट समय है। अब चूंकि इसके पेपर के अभी कॉन्सेप्चुअल पेपर्स आईएबीएफ बनाने लगा है, अब सिर्फ एमसीक्यू रट के आपका पेपर तैयार नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं आपको अपनी तरफ से जरूर सलाह दूंगा कि भैया बहुत इत्मीनान से अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करिए, क्योंकि आप बैंकर हैं, आपके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो समय की ही है। समय आपके पास कम बचता है, आप जॉब भी कर रहे हैं, उसके बाद तैयारी भी करना है, और पेपर भी अब तुलनात्मक रूप से थोड़े कठिन बनने लगे। इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने पेपर की तैयारी आप अभी से करें, और थोड़ा थोड़ा समय अभी से देना शुरू करें। आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपके साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हमारे बैचेस चलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि आप किसी की गाइडेंस में रहकर तैयारी करिए, ताकि आपको फालतू चीजें ना पढ़नी पड़े। ठीक चीजें आप पढ़े और आप कम समय में ज्यादा आउटपुट दे पाए, आपका समय भी बचे, क्योंकि आपके पास समय की ही समस्या, जैसे मैंने पीछे कहा। तो किसी की गाइडेंस में आपको जरूर तैयारी करनी चाहिए। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी गाइडेंस में या इसी प्लेटफॉर्म की गाइडेंस में रहें, आप कहीं किसी की भी गाइडेंस लें, लेकिन गाइडेंस में आप जरूर रहें। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके लिए जो सबसे बेहतरीन बैच है वो महापैक है। महापैक में आपको बता देता हूं क्या होता है, महापैक में क्या सुविधाएं मिलती है। महापैक एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करता है। अगर आप महापैक को सब्सक्राइब करते हैं, जो 3 वैलिडिटी में है, 1 ईयर, 2 ईयर और 6 मंथ की वैलिडिटी में है, तो महापैक की सबसे खास बात यह है कि जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करते हैं, हमारे जितने भी करंट बैचेस होते हैं सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। और करंट बैचेस खूब सारे चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट पर, चारों ही सब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं, सबके करंट बैचेस का पूरा एक्सेस मिलेगा, जितने रनिंग बैचेस हैं सबका एक्सेस मिलेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आपने 1 ईयर का महापैक ले लिया, तो आपको करंट बैचेस का तो एक्सेस मिल गया। इसके अलावा अगले 1 साल तक, जब तक इसकी वैलिडिटी होगी, हम जितनी भी नई चीजें शुरू करेंगे पेड बैचेस में, जितना भी, चाहे वो थ्योरी का नया बैच हो, एमसीक्यू हो, क्रैश कोर्स हो, जितना भी हम नया बैच शुरू करेंगे वो सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें ऐड होता चला जाएगा। आपको दोबारा कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? दूसरी बात यह है कि इसमें आपको एक्स्ट्रा डाउट्स सपोर्ट का जो है एक सपोर्ट मिलता है। आप अपने डाउट के सॉल्यूशन ले सकते हैं, टीचर से हमारी एक डेडिकेटेड टीम है। मॉक टेस्ट की संख्या इसमें ज्यादा होती है, और सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें ई बुक का एक्सेस मिलता है, और ई बुक बहुत बेहतरीन लिखी गई है, बहुत जबरदस्त किताब है। आपको इसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलता है। इससे भी बेहतरीन आपको एक बैच मिलेगा, वो है जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक। इसमें महापैक की ही सारी खास बात होंगी, मतलब वही सारी फैसिलिटीज होंगी। ये 2 वैलिडिटी में है, 1 ईयर, 2 ईयर। इसमें खास बात क्या हो जाती है, देखिए आप सभी जैसे ही जेआईबी क्वालिफाई करते हैं, उसके तुरंत बाद, जैसे ही आप जेआईबी क्वालिफाई करते हैं उसके तुरंत बाद आप सीआईबी की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। फिर आप सीआईबी के लिए नए बैचेस लेंगे, फिर से आप पैसा खर्चा करेंगे। उससे बेहतर है कि आप जेआईबी सीआईबी का कंबाइंड महापैक लें। जेआईबी के महापैक की जो सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही थी, सारे रनिंग बैचेस का एक्सेस, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस, एडिशनल मॉक टेस्ट, डाउट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सीआईबी के लिए भी मिलेगा। और सीआईबी में आपको पता होगा कि एक इलेक्टिव पेपर भी होता है। सीआईबी में 5 पेपर्स होते हैं,
जीआईबी में 4 पेपर होंगे, सीआईबी में एक एक्स्ट्रा पेपर रिलेटिव पेपर के रूप में होता है। आपको सीआईबी इस जीआईबी सीआईबी के महापैक में सीआईबी के सारे कंपल्सरी पेपर की तो क्लास मिलेगी मिलेगी, प्लस आपको इसमें इलेक्टिव पेपर्स भी मिलते हैं। क्लियर है? आपको इसमें इलेक्टिव पेपर्स अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, इलेक्टिव पेपर्स का भी एक्सेस आपको मिलेगा, सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस मिलेगा, 2 वैलिडिटी में आपको दिख रहा है। फाउंडेशन बैच अभी हमने लॉन्च किया है, 2.0 भी नया बैच लॉन्च हो चुका है, इसकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। फाउंडेशन बैच देखिए ये सिंगल बैच होता है, इसकी वैलिडिटी सिर्फ आपके एग्जाम तक होती है। तो जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता, आपके पूरे पेपर तक इसकी वैलिडिटी होती है। सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस मिलती हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी कम होती है और उस एग्जाम के बाद इसकी वैलिडिटी नहीं होती है। अगर आप महापैक लेते हैं तो महापैक में ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसमें ऐड हो जाता है। इसके बाद हम कोई नया बैच और लाएंगे, वो भी महापैक में ऐड हो जाएगा, ये भी उसमें ऐड होता है। अगर आप में से किसी मित्र का एक ही सब्जेक्ट रुका हुआ है, वो सिर्फ एक पेपर परचेज करना चाहता है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट रुका है, तो सिंगल सब्जेक्ट भी आप यहां से अवेल कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। इनके अलावा हमारी फिजिकल बुक्स हैं जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, जिनको आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको सिंगल बुक या चारों बुक का जो सेट है वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बैंकर्स एज नाम से आपको बुक ये मिलेगी। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब इस ग्रुप पर देता हूं। मुझे भी जो कुछ शेयर करना होता है मैं इसी ग्रुप से शेयर करता हूं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम पर सिंपली आप सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतनी चर्चा रखते हैं। आज हमने मॉड्यूल वाइज क्या वेटेज है, कौन से विषय का, ये पूरी चर्चा की। अगली जो मेरी मुलाकात होगी उसमें इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के कंप्लीट सिलेबस पर मैं डिस्कशन करूंगा। हर टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या कंटेंट है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।